Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to cover Government of India Act of 1919. In my previous lecture I have discussed the Government of India Act 1858, Indian Council Act of 1861, 1892 and 1909, and after that I am going to discuss the Government of India Act of 1919. And the material that is written on the whiteboard is from M. Lakshmi Kant's 6th edition. You can buy that book for the better experience and for better learning. Here I have mentioned my Instagram account. You can follow me there and you can connect me through Instagram. So let's move. What is the Government of India Act of 1919 and what is the relevance of it, like why we are studying it? तो सबसे पहले आई विल टेल यू कि इस एक्ट को मोंटेग्यू शेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो लॉर्ड मोंटेग्यू थे ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड जो लॉर्ड शेल्म्सफोर्ड थे ही वॉज द वाइस रॉय. तो इनके नाम से इस एक्ट को जाना जाता है. नाउ यू विल से कि क्या इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ने की, क्या कुछ फीचर्स हैं, तो ये हमें जब हम इसको और डिस्कस करेंगे डिटेल में तो हमें पता लगेगा. तो सबसे पहले इसने प्रोविंसेस को रिलैक्सेशन दी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द सेंटर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ तो यू नो कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट इज़ मोर एम्पावर्ड देन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास इतनी पावर्स नहीं है. तो सिमिलरली पहले भी ऐसा ही हुआ करता था. तो इन्होंने इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करी बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग देयर सब्जेक्ट्स. तो दो सब्जेक्ट्स बन गए. द वन वाज द सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड द अदर वाज द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स. तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे कहा गया कि जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ही नियम कानून बना सकती है और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही कर सकती है. लेकिन इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कहो कि बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रक्चर में चेंज आया तो ऐसा नहीं था. इसके बाद जो आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं इन्हें दो में बांटा गया है, दैट इज़ द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड देन अदर इज़ द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज? तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पे जो रूल्स या रेगुलेशंस या लॉज बनाने की पावर है वो गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में हुआ करती थी. एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजर्व सब्जेक्ट्स तो इस पर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास इस पर राइट लॉज बनाने का राइट था. और ये जो डुअल स्कीम थी गवर्नेंस की, इसे डायरकी बोला जाता है. डायरकी जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब डबल रूल होता है और इट वॉज हाईली अनसक्सेसफुल. मतलब ये जो डबल इन्होंने बनाने की कोशिश करी ये अनसक्सेसफुल था, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ. अब इस एक्ट के बाद फर्स्ट टाइम जो था इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ बाईकेमरलिज्म. बाईकेमरलिज्म का मतलब होता है दो हाउसेस होना. द वन इज़ द अपर हाउस एंड देन अदर इज़ द लोअर हाउस एंड द सेकंड वाज द डायरेक्ट इलेक्शंस हमारे देश में आए. उसके अलावा ये जो हमारा अपर हाउस था और जो लोअर हाउस है इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो इसमें इलेक्ट किए जाते थे वो बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन से आते थे जिसमें कि हमारे इंडियंस वोट करते थे. जो नेक्स्ट चेंज इसके बाद आया, देखिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी इसकी टोटल स्ट्रेंथ 6 थी और इसके इस एक्ट के आने के बाद उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एटलीस्ट 3 इंडियंस होने ही चाहिए. इसके अलावा इसने एक्सटेंड किया प्रिंसिपल ऑफ कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो लॉर्ड मोरली हैं, लॉर्ड मिंटो जो हैं, इन्हें फादर ऑफ कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है. तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किए गए. किन लोगों के लिए? सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए. उसके अलावा इन्होंने ग्रांट की फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन. लाइक अभी हमारे पास क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मतलब जो 18 ईयर्स से अबव हैं दे हैव द राइट टू वोट. लेकिन उस टाइम पे उन्हीं लोगों को वोट करने का अधिकार था जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं एंड द पीपल हु आर एजुकेटेड. इसके अलावा जो नेक्स्ट है इसने न्यू ऑफिस क्रिएट किया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, जो कि लंदन में हुआ करते थे. अब इनका काम क्या हुआ करता था? पहले जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट काम करता था उसी के थोड़े बहुत काम जो थे वो हाई कमिश्नर फॉर इंडिया के हाथों में दे दिए गए. उसके अलावा 1926 में इस्टेब्लिशमेंट हुई पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसका काम था किसको रिक्रूट करना? सिविल सर्वेंट्स को. ये जो डेट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1926 में इस्टेब्लिशमेंट हुई पब्लिक सर्विस कमीशन की और किसको रिक्रूट किया जाता था? सिविल सर्वेंट्स को. और इसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनको पावर दी गई कि वो इनैक्ट करे बजट. लाइक अर्लियर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ द राइट ओवर द बजट और वही पूरा डिस्कस करते थे, लेकिन अब जो आपकी प्रोविंसेस हैं उनको भी ये राइट दिया गया. उसके अलावा लास्ट फीचर जो मैं कहूँगी दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी. नाउ व्हाट इज स्टैट्यूटरी बॉडी? स्टैट्यूटरी बॉडी एक ऐसी कमीशन होती है जो कि इस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई उसे इस्टेब्लिश कौन कर रहा है? उसे पार्लियामेंट इस्टेब्लिश कर रही है. नाउ आई एम गिविंग यू द हिंट कि जिस कमीशन के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द साइमन कमीशन, जिसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन.
जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या इट हेल्प यू इन एनी वे, सो डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड डू लेट मी नो हाउ वाज इट। थैंक यू।